Hi everyone, I'm Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, हम आज से शुरू कर एक नई सीरीज़ हमारी चैनल के ऊपर विच इज़ केमिस्ट्री वाइवा सीरीज़। हम केमिस्ट्री से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको वाइवा में याद रखनी होती है, आपको ध्यान में रखनी होती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। लेक्चर नंबर 1 हम आज देख रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अगर आप केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, कोई भी साइंस सब्जेक्ट में जब आप लैब को डील करते हो, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाओ, अगर आप फिज़िक्स लैब में जाओ, तो लैब से रिलेटेड हमें कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देने होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपको ओरली पूछे जाते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। वो ओरल एग्जामिनेशन को हम वाइवा एग्ज़ाम बोलते हैं, और वो वाइवा के क्वेश्चन भी हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो भी कंटेंट होता है, थियरी कंटेंट होता है, उसी में से आपको पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट होते हैं कि वाइवा कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम लैब के अंदर, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री लैब के अंदर जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में एक आपको पता होगा, लेकिन हम क्योंकि ये लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, ये सारी चीज़ें, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये सिलिंड्रिकल, ग्रेजुएटेड सिलिंड्रिकल होता है, वो तो हम सभी को पता होता है। ये वॉच ग्लास जिसके अंदर हम सब्सटेंस को लेते हैं। बीकर हम सभी को पता होता है। ये फ्लोरेंस फ्लास्क भी होता है, जिसे हम राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब को साफ़ करने के लिए ब्रश आपको दिया रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब आप बीएससी लेवल में होते हो तब आपको फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का नाम बोलिए, ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ इक्विपमेंट का नाम हमें पता होता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट हम क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूशिबल, तो इस चीज़ को बोलेंगे हम क्रूशिबल, जिसके अंदर हम चीज़ों को बर्न करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वायर गोज। वायर गोज का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो डायरेक्ट फ्लेम जो भी बर्नर की डायरेक्ट फ्लेम होती है, उसके ऊपर हम किसी भी हमारे इक्विपमेंट को नहीं रख सकते। डायरेक्ट हीट से हमारे सब्सटेंस को अवॉइड करना होता है, तो वायर गोज का हम यूज़ करते हैं ताकि डायरेक्ट हीट हमारे सब्सटेंस को ना लगे, इक्विपमेंट को ना लगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, ये बैलेंस हो गया आपका रिंग स्टैंड, जहाँ पे हम यहाँ पे ब्यूरेट को प्लेस करते हैं और टाइट्रेशन करते हैं। दिस इज़ फनेल। किसी भी चीज़ को अगर हमें पेस्ट बनानी हो तो ये मोर्टार और पेस्टी हमें दी जाती है। सिरामिक स्क्वायर होती है, ये जो सिरामिक की प्लेट होती है वो आपको एक बड़ी सी प्लेट दी जाएगी, और उस प्लेट को आपको आपके जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर रखना होता है। तो एक बार हमें हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने प्रैक्टिकल करवाते करवाते ये चीज़ पूछी थी कि ये जो सिरामिक की प्लेट हम आपको देते हैं वो क्यों देते हैं, ठीक है, उसका यूज़ क्या है। क्योंकि हम जनरली जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, कुछ भी अगर इक्विपमेंट हो तो उसके ऊपर रख देते हैं। कई बार रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं, तो हमें उसका प्रॉपर यूज़ नहीं पता था। और जब हमको बोला गया था कि ये सिरामिक स्क्वायर, ये जो पूरी प्लेट है वो आपको हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे रखनी है, तो इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ ये होता है कि जब भी हम बर्नर पे से किसी भी गरम करी हुई, हीट करी हुई चीज़ों को, यानी कि टेस्ट ट्यूब हो गई, आपका बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं, यानी कि हम हीट करते हैं, तो वो गरम इक्विपमेंट को हम प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेंगे, हम इस सिरामिक की प्लेट के ऊपर रखेंगे। ताकि क्या होगा, ये जो सिरामिक की प्लेट होती है वो हीट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, जब भी हम बर्नर पे से सीधा किसी भी इक्विपमेंट को अलग करते हैं तो वो टूटने का जो फियर होता है वो नहीं रहता, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट होगा उसकी हीट इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। और आपका इक्विपमेंट, मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब हो गई, या फिर आपका फनेल हो गया, या फिर फनेल नहीं, ये जो आपका फ्लास्क हो गया, कोई भी जो भी ग्लासवेयर जो भी होगा जो हमने हीट करा होगा, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठंडा होगा और वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो इस प्लेट का ये यूज़ होगा, तो ये चीज़ आप एक ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये क्ले ट्राइंगल है। क्ले ट्राइंगल का जनरली हम वाटर बाथ या फिर सैंड बाथ में चीज़ों को जब हम गर्म करने रखते हैं तब यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें इन सभी इक्विपमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए एक जनरल क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो व्हाट मटेरियल क्रूशिबल मेड ऑफ। ये जो क्रूशिबल की हमने बात करी, जिसके अंदर हम चीज़ों को रख के बर्न करते हैं जब तक उसका ऐश ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्रूशिबल हम यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल से बनी होती है, तो वो सिरामिक मटेरियल से बनी होती है, कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग वेरी हाई टेम्परेचर। देखिए सिरामिक मटेरियल जो होते हैं, आप ना हमेशा वाइवा में एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी आप आंसर दोगे ना उसका काउंटर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आंसर आपने क्यों दिया। सिरामिक मटेरियल से बनी होती है क्रूशिबल, तो क्यों सिरामिक मटेरियल से ही बनी होती है, तो आप उसका काउंटर क्वेश्चन भी तैयार करके जाइए कि बिकॉज सिरामिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी बिना टूटे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड को बर्न करने रखेंगे जिसका हमें ऐश चाहिए, तो वो बहुत यानी 300-500 से भी ज़्यादा, यानी कि 15-20 मिनट तक कंटिन्यू हमें क्या करना होता है, किसी भी कंपाउंड को बर्न करना होता है। तो हम इस क्रूशिबल का यूज़ करेंगे, तो 15-20 मिनट तक अगर हम किसी भी चीज़ को हीट देंगे तो वो तब तक यानी कि हाई टेम्परेचर पर वो क्या करना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो उस हीट को क्या कर सके, बेयर कर सके, ठीक है। तो क्रूशिबल मेड ऑफ सिरामिक मटेरियल, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है। विच मटेरियल यूज टू मेक लैब इक्विपमेंट्स। लैब इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी ग्लासवेयर हम यूज़ करते हैं, पिपेट, ब्यूरेट, आपका सिलेंड्रिकल फ्लास्क हो गया, आपकी हमने जो ग्लास का मटेरियल देखा ना, बीकर हो गया, राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया, ये सारी जो टेस्ट ट्यूब हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो ग्लासवेयर है वो लैब इक्विपमेंट किस मटेरियल से बनते हैं, तो वो हार्ड पायरेक्स ग्लास से बनते हैं, ठीक है। तो ये भी सेम इसका रीज़न होगा कि जो हार्ड पायरेक्स ग्लास होते हैं वो नॉर्मल ग्लास जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। किसी भी ग्लासवेयर को आप नॉर्मल अपने घर में रखे हुए किसी भी ग्लास को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो टूट जाएगा। हमें लैब के अंदर किसी भी सब्सटेंस को क्या करना होता है, हीट करना होता है। हीट यानी कि जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, जब तक उसका इवोपरेशन ना हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हम लैब में किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उतने टेम्परेचर पे वो ग्लासवेयर यानी कि वो इक्विपमेंट हमारा साथ देना चाहिए, वो टूट नहीं जाना चाहिए। अगर वो टूट जाएगा तो हमारा सब्सटेंस वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हार्ड पायरेक्स ग्लास विच इज़ केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं सबसे पहली चीज़ तो, और वो हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, बेयर कर पाते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस इट मीन्स कि किसी भी केमिकल के कंटेक्ट में आने से उस केमिकल यानी कि उस सब्सटेंस के अंदर वो मिक्सअप नहीं हो जाते और हमारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी एज इट इज़ रहती है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं हार्ड पायरेक्स ग्लास का। व्हाट इज़ करेक्ट एक्शन, कौन सा एक्शन जो है वो करेक्ट होगा, इधर हमें ऐड वाटर टू एसिड करना है, यानी कि हम ऐड वाटर टू एसिड, एसिड के अंदर हम पानी डालेंगे वो करेक्ट है, या फिर ऐड एसिड टू वाटर यानी कि पानी के अंदर हम एसिड को डालेंगे, कौन सा जो एक्शन है वो करेक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड ना आप एक चीज़ ये याद रखिए कि हमेशा लैब के अंदर पानी भरा हुआ बीकर हम लेंगे और उसके अंदर हम एसिड को डालेंगे, ठीक है। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। इसके रिगार्डिंग ना एक इस तरीके का एक जो फोटो फ्रेम थी वो हमारे लैब के अंदर हमारी जो रैक थी उसके पीछे वॉल पे हमेशा लगी हुई होती है। स्टूडेंट जनरली उस चीज़ को नोटिस नहीं करते और एग्जामिनर हमेशा ये चीज़ पूछते थे कि हम क्या करेंगे, पानी में एसिड को डालेंगे या एसिड में पानी को डालेंगे, एंड वी कन्फ्यूज़। और तब आंसर के तौर पे प्रोफेसर हमें बोलते थे कि आप अपने पीछे पलट के देखिए, आपको आंसर जो है वो वॉल पे लगा हुआ मिलेगा। तब हमें पता चलता था कि हमेशा हमें एसिड को पानी में डालना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड जो होता है वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, यानी कि गर्म होता है। अगर हम बेसिक सी लैंग्वेज में बोले तो एसिड हमेशा क्या होता है, गर्म होता है। गर्म कोई भी चीज़ अगर हो आपके घर में, अगर तवा गर्म हो और उसके ऊपर अगर आप पानी डाल दो तो क्या करेगा वो, यानी कि आपको एक्सप्लोजन उसका देखने को मिलेगा। कोई भी अगर तेल अगर गर्म किया हुआ हो, अगर उसके अंदर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, वो उछल के बाहर निकलेगा। तो कोई भी गर्म चीज़ उसके अंदर हमें पानी अगर डालोगे तो वो एक्सप्लोड होगा, वो बाहर निकलेगा। आप यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो।
एसिड के अंदर अगर हम पानी डालेंगे, यानी कि गरम ये वाली जो चीज़ है, एसिड गरम चीज़ है, उसके ऊपर अगर हम ठंडी चीज़, पानी की चीज़ को अगर हम डालेंगे तो क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा, उछलेगा, और हमारा एसिड जो है वो वेस्ट हो जाएगा, हमारी स्किन के ऊपर पड़ सकता है, तो हमें भी बर्न होने के चांसेस है। इसीलिए हमेशा ठंडी चीज़, यानी कि वाटर क्या होता है, ठंडी, यानी कि ठंडा इन प्रकृति होती है, नेचर में वाटर कैसा होता है, शांत होता है। तो पानी के अंदर अगर हम धीरे धीरे एसिड को ऐड करेंगे तो उसका जो एक्सप्लोजन का नेचर है वो धीरे धीरे पानी के अंदर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और वो एक्सप्लोजन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन रीज़न होता है। तो हमेशा ऐड एसिड टू वाटर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक स्पॉटिंग, एक आपका पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कितने वाइवा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ एलिमेंट्री एनालिसिस, अगर आपने ऑर्गेनिक स्पॉटिंग जो है वो सेमेस्टर 1 से लेके MSc तक आपको करनी होती है, तो ऑर्गेनिक स्पॉटिंग क्या होता है आप सभी को पता होगा। कोई आपको मिक्सचर दे दिया जाएगा सब्सटेंस का, जिसके अंदर 2 या 3 कंपाउंड मिक्स करे हुए होंगे। मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड और अल्फा नेफ्थॉल का मिक्सचर आपको दे दिया जाएगा। अभी आपको स्पॉट करके दिखाना है कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम बहुत सारी टेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक स्पॉटिंग। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक स्पॉटिंग, हम उसके अंदर क्या करते हैं। तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिक्स करके दिए हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे बोलेंगे ऑर्गेनिक स्पॉटिंग। ऑर्गेनिक स्पॉटिंग के अंदर कुछ टेस्ट होती है, जिसके अंदर एलिमेंट्री एनालिसिस करके टेस्ट होती है। तो वो क्यों हम करते हैं, तो इट इज़ ए टेस्ट फॉर स्पॉटिंग नाइट्रोजन हेलोजन्स, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को हम स्पॉट करेंगे, एंड सल्फर। तो इन 3 कंपाउंड को, यानी कि नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर को स्पॉट करने के लिए हम एलिमेंट्री एनालिसिस करते हैं यूजिंग फ्यूजन फिल्ट्रेट। ठीक है, फ्यूजन फिल्ट्रेट क्या है तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल को हम फ्यूजन ट्यूब, छोटी सी फ्यूजन ट्यूब होती है, उसके अंदर हम लेते हैं, हीट करते हैं, और उसको हम जो हमारे बाष्प वाट की होती है उसके अंदर क्या करते हैं, वाटर लेते हैं कुछ 10 ml, और उसके अंदर उस फ्यूजन ट्यूब को हम तोड़ देते हैं, ताकि वो जो पूरा पानी बनेगा उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, और जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे फ्यूजन फिल्ट्रेट, जिसको हम यूज़ करेंगे नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर की टेस्ट करने के लिए, उसे स्पॉट करने के लिए। अभी आपको ये पूछा जाता है कि हेलोजन में से क्यों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही हम स्पॉट कर सकते हैं, फ्लोरीन हम क्यों स्पॉट नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तब वो बहुत ही जल्दी किसी दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें फ्लोरीन की फ्लेम जो है, PPTS जो है, प्रेसिपिटेट, हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर होने की वजह से सिर्फ हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही स्पॉट कर सकते हैं, फ्लोरीन को हम स्पॉट नहीं कर सकते हैं। चलिए, नाइट्रोजन, हेलोजन और सल्फर की एलिमेंट्री टेस्ट जो है वो बोल के दिखाइए, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, हम फ्यूजन फिल्ट्रेट लेंगे, FF इट मीन्स फ्यूजन फिल्ट्रेट। इसके अंदर FeSO4, उसको हम हीट करेंगे, उस सॉल्यूशन को, जैसे ही ठंडा होगा हम डाइल्यूट HCl उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर हमें ब्लू ग्रीन कलरेशन मिलेगा तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। हेलोजन को स्पॉट करने के लिए हम बेल आइंस्टाइन टेस्ट को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम फ्यूजन फिल्ट्रेट के अंदर डाइल्यूट HNO3, AgNO3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वाइट PPTS मिलेंगे। अगर वाइट PPTS मिलते हैं विच इज़ सॉल्यूबल इन एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्लोरीन प्रेजेंट होगा, वो इंडिकेट करता है। अगर हमें पेल येलो PPTS मिलते हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्यूबल इन एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्रोमीन प्रेजेंट हो सकता है। अगर हमें येलो PPTS मिलते हैं विच इज़ इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल ही नहीं होंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो आयोडीन के PPTS होंगे, ऐसा हम प्रिडिक्ट करके देंगे। ठीक है, चलिए, और इन तीनों टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों टेस्ट का नाम है बेल आइंस्टाइन टेस्ट, राइट। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको ब्लू ग्रीन कलरेशन मिलता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर पेल येलो एंड येलो मिलता है तो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो मैंने आपको कलर से हाईलाइट करके भी यहाँ पे दिखा दिया, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर सल्फर की टेस्ट हमें करनी है तो फ्यूजन फिल्ट्रेट के अंदर डाइल्यूट एसिटिक एसिड हम डालेंगे और लेड एसिटेट डालेंगे। ठीक है, तो हमें ब्लैक PPTS मिलेंगे सल्फर के, लेड सल्फेट के। यहाँ पे हमने लेड एसिटेट यूज़ किया है,
तो PbS2 यानी कि सल्फर के जो PPTS मिलेंगे वो कौन से PPTS होंगे, प्रेसिपिटेट कौन से होंगे, तो लेड सल्फर के हमें PPTS मिलेंगे, PbS के हमें PPTS मिलेंगे विच इज़ ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो सल्फर प्रेजेंट होगा वो हम स्पॉट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। हाउ विल यू नो देर इज अ अल्फा और बीटा नेफ्थॉल इज प्रेजेंट। अगर आपके कंपाउंड के अंदर अल्फा और बीटा नेफ्थॉल दोनों है, अगर हमें दोनों को स्पॉट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि नेफ्थॉल आपका एक फंक्शनल ग्रुप आपने स्पॉट कर लिया, आपकी जो भी चार्ट होगा, आपका कोई भी स्कीम बुक होगी प्रैक्टिकल की, उसके अंदर नेफ्थॉल एज अ आपने जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन वो अल्फा नेफ्थॉल है या फिर वो बीटा नेफ्थॉल है, तो वो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए रेड एजो डाई का हम यूज़ करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम सब्सटेंस ले लेंगे NaOH के साथ, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम ले लेंगे NaNO2 इन वाटर, और तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एनिलीन इन डाइल्यूट HCl ले लेंगे। इन तीनों जो भी टेस्ट ट्यूब है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब को अगर हम एक में कर दें, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब को हम इसके अंदर डाल दें, तीसरी टेस्ट ट्यूब को हम इसके अंदर डाल दें, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें तीनों टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करना है, और मिक्स करने पर वो भी हम आइस बाथ के अंदर करेंगे, यानी कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने कम टेम्परेचर पर जब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स करेंगे तो हमें इस टाइप की रेड एजो डाई मिलेगी। अगर रेड एजो डाई मिलती है इट मीन्स बीटा नेफ्थॉल जो है वो प्रेजेंट होगा। लेकिन अल्फा नेफ्थॉल हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो बट इफ़ वी ऐड सब्सटेंस इन NaOH एंड इक्वल अमाउंट ऑफ I2, इसके अंदर अगर हम I2 का जो सोल्यूशन होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर दें, सब्सटेंस ले लें, थोड़ा सा NaOH डालें, जो जितना भी हमारा पोर्शन बना उतना ही पोर्शन अगर हम I2 का डाल दें, यानी कि आयोडीन का जो पानी होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, वो अगर हम डाल दें तो हमें वायलेट कलरेशन अगर मिलेगा तो वो इंडिकेट करता है कि आपके कंपाउंड के अंदर अल्फा नेफ्थॉल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर नाइट्रो ग्रुप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रो ग्रुप को प्रिडिक्ट करने के लिए हम मुलिकन बार्कर टेस्ट यूज़ करते हैं। इनवर्स भी पूछा जा सकता है। मुलिकन बार्कर टेस्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए हम टेस्ट करते हैं, तो वो नाइट्रो ग्रुप के लिए करते हैं। ठीक है, मुलिकन बार्कर टेस्ट कैसी होती है वो बोल के दिखाइए। तो सब्सटेंस हम ले लेंगे जो भी आपको दिया है, उसके अंदर हम पिंच ऑफ जिंक डस्ट डालेंगे, यानी कि जिंक की डस्ट डालेंगे, थोड़ा सा इथेनॉल डालेंगे और एमोनियम क्लोराइड डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए जब तक वो मिक्स ना हो जाए, और उसे हम फिल्टर कर लेंगे टॉलेंस रिएजेंट के अंदर। अगर हमें ग्रे PPTS देखने को मिलेंगे, ग्रे प्रेसिपिटेट अगर देखने को मिलेंगे तो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट ये होता है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को हम NH4OH के अंदर डालेंगे जस्ट और टिल AgNO3 के अंदर हम NH4OH को डालेंगे टिल PPTS जस्ट डिजॉल्व, यानी कि NH4OH डालते डालते आपको PPTS दिखेंगे, लेकिन वो PPTS दिखने बंद हो जाए। इट मीन्स कि आपके प्रेसिपिटेट डाइल्यूट होना, यानी कि अंदर सॉल्युबल होना शुरू हो गए, तो तब तक हम डालेंगे NH4OH। ठीक है, तो AgNO3 एमोनियम हाइड्रोक्साइड और लिटिल अमाउंट ऑफ NaOH अगर हम डालेंगे तो वो जो मिक्सचर बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसे हम बोलेंगे टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के अंदर हमें ये हीट करी हुई सब्सटेंस जिंक डस्ट, इथेनॉल और एमोनियम क्लोराइड को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको मिलेंगे ग्रे PPTS। ग्रे PPTS मिलने पर नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, तो मुलिकन बार्कर टेस्ट, व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन होगा, टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग CHO एंड CO ग्रुप, यानी कि अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को पहचानने के लिए हम कौन सी टेस्ट करेंगे। तो सब्सटेंस के अंदर अगर हम टॉलेंस रिएजेंट डाल के उसे हीट करते हैं तो सिल्वर मिरर टाइप आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो CHO ग्रुप प्रेजेंट है वो दिखाएगा। अगर सब्सटेंस के अंदर हम डाइल्यूट NaOH डालते हैं और उसके अंदर हम सोडियम नाइट्रोपोसाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, आपको रेड कलरेशन मिलता है, तो वो कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखनी होगी।
यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोपोसाइड, सोडियम नाइट्रोपोसाइड का जो है वो फॉर्मूला बताइए। तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला होगा Na2FeCN5NO इंटू 2H2O। तो ये आपका होगा सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला, वो आपको लिख के बताइए, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आपको पूछा जाए तो सल्फानिलिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जो एसिडिक इन नेचर है, उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेटर देन 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री से भी ज़्यादा इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो वो बाकी सभी के कंपैरिजन में सल्फानिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के बारे में, यानी कि जहाँ से ऑर्गेनिक स्पॉटिंग शुरू होता है प्राइमरी टेस्ट से लेके कंफर्मेशन टेस्ट तक, आपको इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑर्गेनिक स्पॉटिंग पार्ट में से। आपके प्रैक्टिकल के अंदर ऑर्गेनिक स्पॉटिंग होता है, टाइट्रेशन होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता है। उन सभी में ऑर्गेनिक स्पॉटिंग का जो पार्ट था उसमें से इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आपको ड्रॉ करके भी पूछे जा सकते हैं कि आप ड्रॉ करके दिखाइए थैलिक एसिड और टरप्थैलिक एसिड में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको पूछ सकते हैं। थैलिक एसिड के अंदर जो COOH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए होते हैं, जबकि टरप्थैलिक एसिड के अंदर बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन के ऊपर दोनों COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लगे हुए हो सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि बेंजीन रिंग पे COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है विच इज़ थैलिक एसिड, दोनों COOH ग्रुप पैरा पोजीशन पे है विच इज़ टरप्थैलिक एसिड। तो ये आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। 3 आइसोमेरिक फॉर्म है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हो, मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हो और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगे हुए हो, तो उसका नाम क्या होता है। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हो उसे हम कैटेचॉल बोलते हैं, मेटा पोजीशन पे वो रिसोर्सिनॉल हो जाता है और पैरा पोजीशन पे वो हाइड्रोक्विनॉन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा ही एक दूसरा कंपाउंड है जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप हटा के अगर 2 CH3 ग्रुप लगा दिए जाए तो ऑर्थो पोजीशन वाले ग्रुप को ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं। इसे हम बोलेंगे मेटाजाइलिन और इसे हम बोलेंगे पैराजाइलिन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, इसे हम जाइलिन बोलते हैं। अगर OH वाले कंपाउंड पूछे जाए तो कैटेचॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनॉन, तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। मूव करेंगे टिप ऑफ द लेक्चर, यानी कि हर एक लेक्चर के अंदर, हर एक वाइवा लेक्चर के अंदर आपको कुछ एक ऐसी टिप मैं देना चाहूँगी जो आपको वाइवा एग्जामिनेशन में ध्यान में रखनी होगी। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। देखिए, अगर आपका रोल नंबर 1 है तो मतलब आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पहले ही वाइवा देने जाना होगा। लेकिन अगर आपका रोल नंबर 2 से शुरू होकर एंड तक है तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए अपने वाइवा क्लास के अंदर। देखिए, वाइवा क्लास के अंदर अगर एक ही जन को बुला के वाइवा ले रहे हैं तो आप नहीं सुन पाओगे। लेकिन अगर आपको ग्रुप में ऐसे पीछे आप खड़े हो और कोई एक स्टूडेंट को बुला के वाइवा पूछ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत सुन सकते हैं कि वाइवा एग्जामिनर कहाँ से वाइवा पूछ रहे हैं। अगर आप वो 1-2 टॉपिक भी सुन सकते हो तो उस टॉपिक को आप सबसे पहले तो अपनी स्कीम बुक में जहाँ पे भी आप नोट करते हो वाइवा को, वहाँ पे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी टिप ये होगी कि जो भी क्वेश्चन आप तैयार यानी कि रेडी करके जाओ, मान लीजिए आप बोलो कि मैंने ऑर्गेनिक स्पॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार करे हैं, यानी कि प्रिपेयर करे हैं, तो आप उसके काउंटर क्वेश्चन भी याद रखिए। जो भी आप बोलोगे तो आपको जो आंसर आपने दिया है वो क्यों दिया है वो भी आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया कि मुलिकन बार्कर टेस्ट के अंदर हम टॉलेंस रिएजेंट के अंदर जो हमारा ऊपर का कंपाउंड है उसे हम फिल्टर करेंगे, तो आप उसका काउंटर क्वेश्चन भी तैयार करके जाइए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट NaOH को हम सोडियम नाइट्रोपोसाइड के अंदर ऐड करेंगे तो हमें रेड कलरेशन मिलेगा विच इंडिकेट्स कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको वहाँ से काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम नाइट्रोपोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप पहले से लेकर एंड तक आपकी स्कीम बुक को पढ़िए, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ का आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है या फिर ये क्यों हो रहा है या फिर ये
क्यों नहीं हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन के आंसर भी आप रेडी करके जाइए, ठीक है। तो ये 2 टिप्स थी आज के लेक्चर के लिए। आई होप आपके जो प्रैक्टिकल है वो आप अच्छे से परफॉर्म करो, वाइवा जो है वो आप कॉन्फिडेंस से दो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेक्चर्स। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।